हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पे हम एनसीईआरटी बायोलॉजी जो है उसको हम लाइन बाय लाइन यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। एक लेक्चर सीरीज चलेगा इस पे, और ड्यूरिंग दिस डिस्कशन हम एनसीईआरटी के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं, जो भी लाइंस दिए हुए हैं, उनसे जो भी क्वेश्चंस बन सकता है नीट में, उसको हम आइडेंटिफाई करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर डिस्कशन, जो कि है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ठीक है, और फर्दर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी हम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस लेक्चर सीरीज हम उन सारी चीज़ों को हम धीरे धीरे डिस्कस करते हुए जाएंगे। सो वेलकम टू दिस जर्नी, और शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर, दैट इज चैप्टर 12 ऑफ द क्लास 11 एनसीईआरटी, और इसका नाम है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ठीक है, सो व्हेन वी से प्लांट्स, तो ये तो हमको समझ आ जाता है कि प्लांट्स क्या होते हैं। अब जब हम रेस्पिरेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, आपने अपने लोअर क्लासेस में भी रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा होगा। सो जब भी हम रेस्पिरेशन के बारे में बात करते हैं, हमारे इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं टू रिलीज एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन फूड। जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स फूड कंज्यूम करते हैं और उस फूड को अपने बॉडी में एसिमिलेट कर लेते हैं, उसके बाद जब भी उनको ज़रूरत पड़ता है तो ज़रूरत के हिसाब से वो एनर्जी वो वहाँ से रिलीज़ कर सकते हैं या फिर उसको निकाल सकते हैं। और इसी निकालने का प्रोसेस को या फिर इसी एनर्जी के रिलीज़ के प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, आपने इंटरनल एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी देखा होगा, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वगैरह में। ठीक है, फिर और ऐसे चीज़ों को देखा होगा जैसे कि एरोबिक रेस्पिरेशन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये सब चीज़ें भी यहाँ पे डिस्कस होने वाली हैं। ठीक है, और जो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस दैट इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी, वो वहाँ पे डिस्कस होगा। ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर में हमारा जो लर्निंग मोटिव है, यहाँ पे हम कुछ चीज़ें देखेंगे। जैसे यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो क्वेश्चंस दिया हुआ है उसको हम देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया है, एक सवाल है, डू प्लांट्स ब्रीद। एक ग्लाइकोलाइसिस करके प्रोसेस है, इसको हम देखेंगे। देन द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, फिर एरोबिक रेस्पिरेशन, द रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट, ठीक है, एम्फिबॉलिक पाथवे, रेस्पिरेटरी क्वेश्चंस। सो इन सवालों को थोड़ा सा या फिर इन टॉपिक्स को आपको जो है थोड़ा सा मतलब ध्यान में रखना होगा। ठीक है, दिस विल बी द थिंग्स दैट विल बी डिस्कस्ड इन दिस कोर्स ऑफ दिस लेक्चर, या फिर चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ये चीज़ें हैं। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ओके, और हम धीरे धीरे करके आराम से जो है एक एक लाइन को हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पहले क्या बोला गया है कि ऑल ऑफ अस ब्रीथ टू लिव, है ना। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। तो हम सभी सांस लेते हैं जिंदा रहने के लिए। ठीक है, बट वाई इज ब्रीदिंग सो एसेंशियल टू लाइफ, है ना। अगर हम सभी सांस ले रहे हैं, है ना, जिंदा रहने के लिए, तो ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो जाता है हमारे लिए? वाई ब्रीदिंग इज सो इंपॉर्टेंट टू लाइफ? ठीक है, then the question continues, what happens when we breathe? Also, how do all living organisms including plants and microbes breathe, and if so, how? ठीक है ना, so there are a lot of how here। ठीक है, बहुत सारा सवाल पूछा गया है इधर how करके। ठीक है ना, so all of us breathe, है ना, तो breathing क्यों essential है हमारे लिए, ये पूछा गया है। ठीक है, क्या होता है जब हम breathe करते हैं, या सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स हो गए, माइक्रोब्स हो गए, ये क्यों ब्रीथ करते हैं, ठीक है, या कैसे ब्रीथ करते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पूछने की कोशिश की गई है। ठीक है, सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी फॉर कैरिंग आउट डेली लाइफ एक्टिविटीज़। जैसे हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं ना दिन भर में, है कि नहीं, जैसे एक सर्टेन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना, जैसे आप मान लो घर से स्कूल जाते हो, वो एक प्रोसेस हो गया। आप सोते रहते हो तभी कुछ एनर्जी का एक्सपेंडिचर होता है। आप पढ़ाई करते हो तो उसमें भी एनर्जी का एक्सपेंडिचर होता है। तो जो भी आप डेली एक्टिविटीज़ करते हो, डेली लाइफ एक्टिविटीज़ करते हो, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे अब्जॉर्प्शन हो गया, खाना आपने खाया, खाना हजम हुआ, डाइजेस्ट हुआ, उसके बाद जो भी डाइजेस्टेड फूड आपके बॉडी के लिए नेसेसरी है वो आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाएगा, वो अब्जॉर्प्शन कहलाता है। ठीक है, उस फूड का ट्रांसपोर्टेशन विद इन द बॉडी। ठीक है, आप मूव कर रहे हो एक जगह से दूसरे जगह, मूवमेंट, ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं, और इनफैक्ट इवन ब्रीदिंग के लिए भी हमें एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, बट
डज ऑल दिस एनर्जी वेयर डज ऑल दिस एनर्जी कम फ्रॉम? सवाल ये है कि ये सारा एनर्जी हमारे पास आता कहाँ से है, ठीक है। सो वी नो वी ईट फूड फॉर एनर्जी, बट हाउ इज दिस एनर्जी टेकन फ्रॉम फूड? अभी जैसे मान लो आपने एक पिज़्ज़ा खाया है ना, इस पिज़्ज़ा को खाने से आपके बॉडी में एनर्जी कहाँ से आया, ताकत कहाँ से आया, ठीक है। सो सवाल ये है कि ये एनर्जी उस पिज़्ज़ा से या उस फूड से कहाँ से निकल के आया, ओके। और एनर्जी मान लो आ गया, ठीक है, फिर ये एनर्जी का यूटिलाइजेशन कैसे होगा, इसको हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे यूज़ करेंगे अपने बॉडी में, ठीक है। नाउ डू ऑल फूड्स गिव द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी? मान लो आपने चॉकलेट खाया, ठीक है, आपने मान लो पिज़्ज़ा खाया, ठीक है, किसी ने मान लो कोल्ड ड्रिंक्स पिया, तो क्या ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स जो हैं, क्या ये सब सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करती हैं? क्या ये फिर डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करती हैं, ठीक है। तो दीज आर ऑल क्वेश्चंस, ठीक है, जो यहाँ पे पूछी गई हैं, एंड दे विल बी, आप धीरे धीरे ना अपने आप समझ जाओगे, डिस्कशन जैसे चलते रहेगा इस चैप्टर में, आप धीरे धीरे इन सब सारे सवालों के जो जवाब है ना आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। और ज़्यादा मतलब टेंशन नहीं लेना इस चीज़ को लेके, ठीक है। दिस आर वेरी बेसिक थिंग्स। नाउ डू प्लांट्स ईट, है ना, हमें तो ये पता है ना कि प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक है, जैसे हम फोटोसिंथेसिस में बोलते हैं प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। और ये प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करने के बाद क्या खुद खाते हैं कि नहीं खाते हैं? जैसे मम्मी घर में खाना बनाती है ना किचन में, तो क्या मम्मी खाती है कि नहीं खाती है? ऑब्वियसली मम्मी खाती है, ठीक है। तो क्या ये प्लांट्स भी खाते हैं उसी तरीके से खाना, ठीक है। तो ये चीज़ें हमको यहाँ पे देखना है, ठीक है। नाउ वेयर डू प्लांट्स गेट देयर एनर्जी फ्रॉम? तो प्लांट्स को कहाँ से एनर्जी आता है? क्या ये खाना खाते हैं? अब क्या उस खाने से एनर्जी आता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी आप देख लो, एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स डू दे ईट फूड, ठीक है। तो एनर्जी चाहिए माइक्रोब्स को भी, जैसे छोटा सा बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, इन सबको तो एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो इस एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए क्या बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, ये छोटे छोटे माइक्रोब्स जो हैं, क्या ये भी फूड कंज्यूम करते हैं? सो दीज आर सम बेसिक थिंग्स। सो यू मे वंडर एट सेवरल क्वेश्चंस रेज्ड अबव, दे मे सीम टू बी वेरी डिस्कनेक्टेड, है ना, ये बहुत सारे यहाँ सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। और आपको ये सारे सवाल जो है ना बहुत डिस्कनेक्टेड जैसे लगेंगे, ठीक है। बट रियलिटी में क्या है कि बट इन रियलिटी द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इज वेरी मच कनेक्टेड टू द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड। हम इसको हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है ना, कि रियलिटी में क्या है, द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इज वेरी मच कनेक्टेड टू द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड, ठीक है। हम जो सांस लेते हैं, हम जो ब्रीद करते हैं, ठीक है, वो प्रोसेस और खाने से जो एनर्जी को रिलीज करने का प्रोसेस है, जिसको मैंने यहाँ ऊपर बोला था ना, रेस्पिरेशन, ठीक है। तो इन दोनों प्रोसेस के बीच में एक बहुत ही गहरा रिश्ता है, ठीक है। सो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड ये रिश्ता क्या कहलाता है, ठीक है ना, ये कैसा रिश्ता है, समझे? ओके, मूविंग अहेड। Now, all the energy required for life processes is obtained by oxidation of some macromolecules that we call food. तो हमारे बॉडी में जो भी एनर्जी हमें चाहिए हमारे डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस, जैसे मान लो मूवमेंट हो गया, है ना, फिर रिप्रोडक्शन हो गया, कुछ भी प्रोसेस हो गया हमारा लाइफ प्रोसेस, ठीक है, इन सारे लाइफ प्रोसेसेस को चलाने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। सो ऑल द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर लाइफ प्रोसेसेस इज ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ सम मैक्रोमोलिक्यूल्स, जिसे हम कहते हैं फूड, ठीक है। एक चीज़ ध्यान में रखना, जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँ ना, या फिर अंडरलाइन करूँ या मार्क करूँ, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। तो आपको इन्हें भी ऐसे इसी तरीके से मार्क करते हुए चलना है, ठीक है, तो आपको आसान रहेगा। सो हमारे लाइफ प्रोसेसेस को चलाने के लिए जो भी एनर्जी चाहिए, वो सारा एनर्जी कहाँ से आता है? वो एनर्जी आता है फूड से। और फूड से कैसे आता है? प्रोसेस है ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो फूड का जब ऑक्सीडेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होता है। नाउ ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक है। ये चीज़ें हमने देखी हैं प्रीवियस चैप्टर्स में कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, साइनोबैक्टीरिया होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करती है। और उस फोटोसिंथेसिस को हम क्या बोलते हैं? थोड़ा सा याद करो, ठीक है। इसे हम कहते हैं किस टाइप का फोटोसिंथेसिस? हम इसे कहते हैं ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ऐसा फोटोसिंथेसिस जिसमें ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? O2 रिलीज करते हैं। याद है ना आपको कि जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, दोज वर द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ टू परफॉर्म ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स थे अर्थ पे जिन्होंने फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में रिलीज किया था, ठीक है।
आप इस चीज़ को ध्यान में रखना, एंड यू कैन ऑल्सो नोट इट डाउन समवेयर. Now, green plants and cyanobacteria can prepare their own food by the process of photosynthesis. They trap light energy and convert it into chemical energy that is stored in the bonds of carbohydrates like glucose, sucrose and starch. तो ये जो ग्रीन प्लांट्स है, साइनोबैक्टीरिया है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या करती हैं? हमने देखा है ना कि जब भी फोटोसिंथेसिस होता है उसका प्रोडक्ट क्या बनता है? फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट बनता है लेट्स से ग्लूकोज. अब ग्लूकोज तो सबको पता है, इट्स अ मॉलिक्यूल विथ 6 कार्बन्स, 12 हाइड्रोजन एंड 6 ऑक्सीजन. तो यहाँ पे कुछ बॉन्ड्स होंगे ना, जैसे एक पूरा तुम चेन बना सकते हो इस तरीके से, ठीक है ना. कार्बन कार्बन बॉन्ड्स होंगे और भी बॉन्ड्स होंगे. तो ये जो एनर्जी ये लाइट से ट्रैप करते हैं, जो लाइट एनर्जी ये ट्रैप करते हैं, उस एनर्जी को ये स्टोर करते हैं विद इन दिस बॉन्ड्स. ठीक है, इन बॉन्ड्स के बीच में इस एनर्जी को स्टोर किया जाता है. ठीक है. So green plants and cyanobacteria can prepare their own food by the process of photosynthesis. Now they trap light energy and convert it into chemical energy that is stored in the bonds of carbohydrates like glucose, sucrose and starch. ठीक है. So now we must remember that in green plants too, not all cells, tissues and organs photosynthesize. Only cells containing chloroplasts that are most often located in the superficial layers कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, है ना. तो हमें ये चीज़ याद है ना कि जनरली जो क्या होता है, जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के वही फोटोसिंथेसिस करते हैं, और ग्रीन पार्ट्स जनरली जैसे मान लो कोई लीफ हो गया वो ग्रीन होता है. ठीक है, कोई यंग स्टेम हो गया वो ग्रीन होता है. और ग्रीन क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, तो इनके प्रेजेंस की वजह से वहाँ पे फोटोसिंथेसिस पॉसिबल हो पाता है. ठीक है, और ये भी चीज़ है कि जो भी मतलब सेल्स होते हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है दे आर जनरली प्रेजेंट एट द सुपरफिशियल लेयर. सुपरफिशियल मतलब जो ऊपरी हिस्सा होता है, ठीक है, उसमें प्रेजेंट होता है. ठीक है, जैसे हमने लीव्स में देखा होगा ना, आपको याद होगा कि मीजोफिल सेल्स जनरली होते हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है. ओके, तो देखो एक चीज़ है, मैं जब आपको ये पढ़ाऊंगा ना ये सारी चीज़ें, ठीक है, इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें दूसरे चैप्टर से भी रिलेट करके यहाँ पे बताने का कोशिश करूँगा, सो दैट आपका इसमें रिवीजन भी चलता रहे साथ ही साथ. ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा कनेक्ट करके पढ़ने से, थोड़ा चीज़ों को अलग अलग चैप्टर की चीज़ों को यहाँ पे जोड़ के पढ़ने से क्या होता है, एक तो रिवीजन भी होता है और समझने में भी आसान होता है. ठीक है, तो थोड़ा सा हॉलिस्टिक लर्निंग हो जाएगा इससे. ओके, और मैं जितना हो सके मैं चीज़ों को मतलब आपको सिंपल से सिंपल तरीके से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे. ओके, so hence even in green plants all other organs, tissues and cells that are non green, देखो प्लांट्स में भी जो टिश्यू सेल्स जो भी है ना जो ग्रीन नहीं है, दे नीड फूड फॉर ऑक्सीडेशन. अब ये खुद तो फूड नहीं बना सकते हैं जो ग्रीन नहीं है. ठीक है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? ये डिपेंड करेंगे जो ग्रीन है उसके ऊपर. ठीक है ना, समझ रहे हो. आप एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, ठीक है, क्या आप खुद बनाते हो खाना? ऑब्वियसली नॉट. कोई एक कुक होगा वहाँ पे, शेफ होगा, वो खाना बनाएगा. ठीक है, आप किसके ऊपर डिपेंडेंट हो? ठीक है, यू आर डिपेंडेंट ऑन द शेफ. तो जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं, ठीक है, दे विल प्रिपेयर द फूड एंड द नॉन ग्रीन पार्ट्स विल अल्टीमेटली बी यूजिंग दैट फूड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रीन पार्ट्स. ओके, नाउ हेंस फूड हैज टू बी ट्रांसलोकेटेड टू ऑल नॉन ग्रीन प्लांट्स. ट्रांसलोकेटेड का मतलब होता है ट्रांसफर्ड या ट्रांसपोर्टेड. ठीक है, ट्रांसपोर्टेड. ठीक है, hence food has to be translocated to non green plants. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे आपका लीफ है, ठीक है, और एकदम नीचे आके यहाँ पे रूट है. ठीक है, अब रूट तो बेचारा फोटोसिंथेसिस कर नहीं पाएगा. ठीक है, तो जो भी यहाँ पे फूड वगैरह बनेगा लीफ से, यहाँ तक क्या होना पड़ेगा? ट्रांसपोर्ट होना पड़ेगा. फूड आएगा तभी बेचारा रूट कुछ खाएगा, खा के जिंदा रह पाएगा. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं. ठीक है, अब एनिमल्स के न्यूट्रिशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हो कि एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉपिक, दैट इज दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट्स डायरेक्टली, या तो डायरेक्टली प्लांट्स को ही खा जाएंगे. ठीक है, जो कि हर्बीवोर्स करते हैं. जैसे हर्बीवोर फॉर एग्जांपल, हर्बीवोर कुछ बताओ आप एग्जांपल. ठीक है, नहीं आप नहीं बता सकते इधर, क्योंकि ये वन वे कम्युनिकेशन है. ठीक है, इसमें सिर्फ मैं ही बता सकता हूँ. ठीक है, सो ऐसे में लेम जोक्स मारता हूँ बीच बीच में. ठीक है, आप सुनना, अपने से हंसते रहना.
ओके। नाउ हर्बीवोर्स अगर मैं बोलूँ तो व्हाट आर हर्बीवोर्स, लाइक फॉर एग्जांपल गाय तो आपने देखा ही होगा, काऊ, ये हर्बीवोर है। और इनडायरेक्टली जैसे कार्निवोर, ठीक है, कार्निवोर में फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं सबसे बढ़िया एग्जांपल कार्निवोर का टाइगर, ठीक है। तो टाइगर तो प्लांट को खाने नहीं जाएगा, पर मान लो एक बकरी है जिसने टाइगर को खाया होगा, सॉरी आई एम सॉरी, एक बकरी है जिसने घास खाया होगा, ठीक है, उस बकरी को ये टाइगर खा सकता है जाके, ठीक है। सो दे indirectly depend upon plants for their food. Okay, now we saw herbivores, we saw carnivores. अब यहाँ और एक कैटेगरी खुल जाता है, देखो, saprophytes. Saprophytes like fungi are dependent on dead and decaying matter. ठीक है, saprophytes यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो मरे हुए चीज़ खाते हैं, डेड चीज़ें खाती हैं, डिकेइंग चीज़ें खाती हैं, ठीक है। तो इनका न्यूट्रिएंट्स वहीं से आता है, ठीक है, डेड डिकेइंग चीज़ों से, जैसे फंजाई, दे आर डिपेंडेंट ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर. What is important to recognize is that ultimately all the food that is required for life processes comes from photosynthesis. तो एक चीज़ तो यहाँ से क्लियर है, ठीक है, कि ऊपर बैठा है हमारा सन, ठीक है, सन से आ रहा है एनर्जी, इस एनर्जी को कैप्चर कर रहे हैं ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, इन ग्रीन प्लांट्स में बन रहा है फूड, इन ग्रीन प्लांट्स को खा रहे हैं हर्बीवोर्स, इन हर्बीवोर्स को खा रहा है कार्निवोर्स, ठीक है। मान लो एक दिन ये हर्बीवोर कार्निवोर दोनों चल बसे, भगवान को प्यारे हो गए, ठीक है, तो ये जब मरेंगे, जब ये डेड हो जाएंगे, इनफैक्ट प्लांट्स भी, हम प्लांट्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं इसमें, ठीक है, इनफैक्ट प्लांट्स भी, ठीक है, व्हेन ऑल दिस विल डाई, तब इनको, इनके ऊपर कौन फीड करेगा, ठीक है, इनके ऊपर फीड करेगा सैप्रोफाइट्स, ठीक है ना। सो अल्टीमेटली क्या है, वी नीड टू रिकॉग्नाइज दैट the fact that what is important to recognize is that ultimately all the food that is required for life processes comes from photosynthesis, ठीक है ना। सो इन सब का ऊपर कौन बैठा है, ये प्रोसेस जिससे कि सन के एनर्जी से ग्रीन प्लांट्स फूड बनाते हैं, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। सो सबका मालिक क्या है यहाँ पे, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और ये फोटोसिंथेसिस चैप्टर आप पढ़ चुके हो already. So this chapter deals with cellular respiration or the mechanism of breakdown of food materials within the cell to release energy and the trapping of this energy for the synthesis of ATP. तो इस चैप्टर में हम बेसिकली ये पढ़ने वाले हैं कि हमारे सेल्स के अंदर, ठीक है, कैसे फूड मटेरियल का ब्रेकडाउन होता है और वहाँ से एनर्जी का रिलीज होता है, और उस रिलीज्ड एनर्जी को कैसे ATP के सिंथेसिस में यूज़ किया जाता है, ठीक है। थोड़ा सा सिंपल अगर मैं यहाँ पे लिख के बताऊँ, ठीक है, स्पेस थोड़ा लिमिटेड रहता है, बट ये अच्छी बात है कि NCERT के साइड्स में ना थोड़ा सा स्पेस रहता है तो थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। फूड है अपने पास, ठीक है, सेल के अंदर फूड का ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है, मैं बहुत ही रॉ तरीके से चीज़ों को समझाने में मतलब बिलीव करता हूँ, ठीक है। तो फूड जो है उसका ब्रेकडाउन हो रहा है सेल के अंदर, ठीक है, यहाँ से रिलीज हो रहा है एनर्जी। अब इस एनर्जी को स्टोर किया जाता है, या फिर इस एनर्जी को ट्रैप किया जाता है और इसे यूज़ किया जाता है इन द सिंथेसिस ऑफ ATP। अब ATP क्या है, आपको तो याद ही होगा, बचपन से सुना होगा ATP, है ना। ATP को हम कहते हैं द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, यानी कि सेल के पास अब करेंसी के हिसाब से ATP का प्रेजेंस होता है, ठीक है। करेंसी क्या होता है, करेंसी जैसे कि पैसा, ठीक है, मुझे अगर कोई चीज़ खरीदना है तो मैं पैसा लेके दुकान में जाऊंगा, मैं वो चीज़ खरीद लूँगा, ठीक है। अभी सेल के पास खर्चा करने के लिए ATP है, जब भी सेल को ज़रूरत पड़ेगा तो वो अपना ATP को खर्चा करेगा और जो भी एक्टिविटी उसे करना है वो उसे कर सकता है, ठीक है। ओके, नाउ फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस ऑफ कोर्स टेक्स प्लेस विद इन द क्लोरोप्लास्ट इन द यूकैरियोट्स, ठीक है, प्रोकैरियोट के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, ठीक है। Whereas the breakdown of complex molecules to yield energy takes place in the cytoplasm and in the mitochondria.
ऑल्सो इन द यूकैरियोट्स। ठीक है, इस चीज़ को मैं थोड़ा लिख दूँ यहाँ पे। ठीक है, लेट मी जस्ट ठीक है पेज। ठीक है, एक एक्स्ट्रा पेज में मैं इस चीज़ को लिख देता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, अगर इसके साइट के बारे में बात करें, कहाँ होता है फोटोसिंथेसिस, तो आप बोलोगे क्लोरोप्लास्ट में होता है। अगर आपको बहुत ही स्पेसिफिक होना है तो आप बोल सकते हो किसका क्लोरोप्लास्ट, प्रोकैरियोट का नहीं, यूकैरियोट का जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्योंकि प्रोकैरियोट में तो क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। ठीक है, अब देखते हैं रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। ठीक है, सेम यूकैरियोट्स का ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो रेस्पिरेशन जो होता है वो होता है दो जगहों पे, एक है साइटोप्लाज्म, ठीक है, और दूसरा जो जगह है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, एंड दिस इज हैपनिंग इन यूकैरियोट्स। आप लोग ये सारी चीज़ें जो है ना पॉज करके आप लोग लिख लेना। ठीक है, जस्ट मेक शॉर्ट नोट्स, छोटी छोटी नोट्स बनाओ। हमारा इस लेक्चर का टारगेट यही है कि आप एनसीईआरटी अच्छे से समझ जाओ, बट ये छोटी छोटी नोट्स बना के रखना। ठीक है, आपके काम आएगा। ओके, वापस चलते हैं। सो हम कहाँ पे थे? Yes, we were here. So photosynthesis of course takes place within the chloroplast in the eukaryotes, whereas the breakdown of complex molecules to yield energy takes place in the cytoplasm and also in the mitochondria. ठीक है, कर दे हाईलाइट, ये वाला पार्ट हाईलाइट कर देते हैं, साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, एंड आधा कुछ कुछ काम यहाँ पे साइटोप्लाज्म में हो रहा है, कुछ काम माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? साइटोप्लाज्म में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा पार्ट होता है इस पूरे प्रोसेस का, ये सारी चीज़ें जो है हम मतलब आगे चल के डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ इस प्रोसेस में अगर आप देखोगे, द ब्रेकिंग ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स through oxidation within the cells leading to the release of considerable amount of energy is called respiration। बहुत शानदार डेफिनेशन है इसका। ठीक है, जनरली ये चीज़ तो मैं बोलता नहीं हूँ, बट कोई अगर बोर्ड एग्जाम्स वगैरह लिख रहे हो ना तो ये डेफिनेशन ज़रूर देख के जाना। ठीक है, क्या पता, मैंने तो बोर्ड एग्ज़ाम बहुत पहले ही लिखा था, पर शायद तुम्हारा टीचर इस पर मार्क्स दे दे। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला जा रहा है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड्स जो होता है, ठीक है, जैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जैसे मान लो ग्लूकोज वगैरह हो गया। ठीक है, तो उसके ऑक्सीडेशन में जो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड्स का ब्रेकडाउन होता है वही एनर्जी का रिलीज करवाता है, और उसी प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। अब जिस चीज़ का ब्रेकडाउन होता है उसको हम क्या बोलेंगे? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। जैसे द कंपाउंड्स दैट आर ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आर नोन एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ग्लूकोज टूट रहा है तो ग्लूकोज तुम्हारा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हो गया। ठीक है, नाउ यूजुअली कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑक्सीडाइज टू रिलीज एनर्जी। जनरली हमारा जो रेडीली अवेलेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है क्या है? वो है कार्बोहाइड्रेट। बट ज़रूरत पड़ने पे प्रोटीन का भी ब्रेकडाउन हो सकता है, फैट्स का भी ब्रेकडाउन हो सकता है, ऑर्गेनिक एसिड्स के भी ब्रेकडाउन हो सकते हैं, एंड दे कैन बी यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स इन सम प्लांट्स अंडर सर्टेन कंडीशंस। आई गेस दिस इज इम्पॉर्टेंट, थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं। इवन organic acids can be used as respiratory substrates in some plants। ठीक है, किसी रूप में, किसी फॉर्म में, कहीं पे, है ना, नीट में कभी दिख सकता है ये चीज़, अंडर सर्टेन कंडीशंस। इसको भी लगा देते हैं। Now during oxidation within a cell, all the energy contained in respiratory substrates is not released free into the cell or in a single step। ठीक है, अब मान लो मैंने बोल दिया कि फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, एनर्जी रिलीज हो रहा है। अब ऐसा नहीं कि पूरा ग्लूकोज एक ही बार में टूट गया, सारा एनर्जी एक ही बार में निकल गया, खत्म, ऐसा नहीं है। ठीक है, नॉट सो सिंपल। सो ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑल द एनर्जी कंटेन्ड इन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स इज नॉट रिलीज्ड फ्री इन टू द सेल और इन ए सिंगल स्टेप। क्या होता है देखो यहाँ पे, इट इज रिलीज इन ए सीरीज ऑफ स्लो स्टेप वाइज रिएक्शंस कंट्रोल्ड बाय एंजाइम्स एंड इट इज ट्रैप्ड एज केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो एनर्जी जो होता है वो स्टेप वाइज प्रोसेस में रिलीज होता है। ठीक है, आगे चल के देखोगे आप, आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस हो गया। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो कि यहाँ होता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, अभी मैं बोल रहा था ना रेस्पिरेशन जो होता है उसका साइट दो है ना यहाँ पे, साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया।
तो साइटोप्लाज्म में क्या है कि यहाँ होता है ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें पूरे 10 स्टेप्स लगते हैं। इट्स अ 10 स्टेप प्रोसेस, ठीक है। सो यहाँ बोला गया है ना कि स्टेप वाइज प्रोसेस है, ठीक है। इट्स अ स्लो स्टेप वाइज रिएक्शंस व्हिच आर कंट्रोल्ड बाय एंजाइम्स। ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे आगे, और भी चीज़ें पढ़ेंगे, आप देखोगे एंजाइम्स का रोल वहाँ पे। एंड इट इज ट्रैप्ड एज केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो जो भी एनर्जी निकलेगा वो स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगा सेल को वो एटीपी को तोड़ेगा, ठीक है, और वहाँ से एनर्जी को रिलीज करेगा। Now, hence it is important to understand that the energy released by oxidation in respiration is not, or rather cannot be used directly, but it is used to synthesize ATP, which is broken down whenever and wherever energy needs to be utilized, ठीक है। तो अब सिंपल अगर आप बोलो ना कि मेरे पास फूड है, चलो मैं फूड को तोड़ता हूँ, एनर्जी निकाल देता हूँ, ठीक है, और इस पूरे एनर्जी को मैं यूज़ करने लग जाता हूँ अपने जो भी प्रोसेसेस है जहाँ पे भी इसको लगना है, ठीक है। तो ये एक्चुअली पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इतना डायरेक्ट नहीं है ये प्रोसेस। आप भले ही एनर्जी को रिलीज़ कर लोगे ना, उसको डायरेक्टली आप यूज़ नहीं कर पाओगे। आप पहले तो इस एनर्जी को क्या करोगे, आप एटीपी के फॉर्म में स्टोर कर लोगे, ठीक है। कल को जब आपको एनर्जी का ज़रूरत पड़ेगा ना, तब ये एटीपी को आप तोड़ोगे, ठीक है। कभी आपने ये चीज़ देखा होगा ना कि एक एडीपी होता है, एक फॉस्फेट बॉन्ड, एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल इसमें अटैच रहता है और ये बनता है एटीपी, ठीक है। अब जब भी ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ से, तब एनर्जी रिलीज होगा, फिर आप इस एनर्जी को यूज़ कर पाओगे, ना कि इस एनर्जी को, ठीक है ना। दिस एनर्जी कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली, यू विल बी ओनली एबल टू यूज दिस एनर्जी जो कि एटीपी से आ रहा है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ठीक है, सुनो ध्यान से। आपके पास फूड है, फूड से एनर्जी आया, मन में ऐसा हो रहा होगा ना कि अब यूज़ कर लो एनर्जी डायरेक्टली, फूड से तो एनर्जी ही निकालना है, एनर्जी निकल गया, कर लो यूज़। नहीं हो पाएगा ऐसे यूज़। इस एनर्जी को तो सबसे पहले करना होगा एटीपी में कन्वर्ट, ठीक है। कन्वर्ट करने के बाद फिर जब ज़रूरत पड़ेगा आप करोगे इस एटीपी का ब्रेकडाउन। जब इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा उसके बाद वहाँ से जो एनर्जी निकलेगा उस एनर्जी को करोगे आप रिलीज नहीं, यूज़। उस एनर्जी को आप करोगे यूज़, और सेल के पास एटीपी है तो उसे कभी भी वो यूज़ कर सकता है। Now this energy trapped in ATP is utilized in various energy requiring processes of the organisms, and the carbon skeleton produced during this respiration is used as precursors for biosynthesis of other molecules in the cell. ये जो पार्ट है ना, यहाँ पे जो ये बोला गया है, ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि एटीपी जो रिलीज होता है वो ऑर्गेनिजम्स अपने डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या बोल रहा है कि जो कार्बन स्केलेटन प्रोड्यूस होता है, यानी कि मान लो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, उससे कोई बाई प्रोडक्ट निकल के आ रहा है, ठीक है। जैसे ग्लाइकोलाइसिस के एंड में आप देखोगे कि पायरुविक एसिड बनता है, ठीक है। अब एक चांस ये है कि पायरुविक एसिड आगे चल के इसका और ब्रेकडाउन हो और एनर्जी का रिलीज हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये किसी दूसरे प्रोसेस में, ठीक है, ये कंज्यूम हो जाए, या फिर यहाँ से कुछ और मॉलिक्यूल बन जाए, ठीक है। तो ब्रीफ में यही चीज़ है। द कार्बन स्केलेटन प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड एज प्रीकर्सर। प्रीकर्सर मतलब कोई फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए जो हम रॉ मटेरियल बेसिकली जो यूज़ करते हैं उसी को हम प्रीकर्सर बोलते हैं। इज यूज्ड एज प्रीकर्सर्स फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स इन द सेल, ठीक है। ये जो लास्ट पार्ट है आप इसको डिटेल्स में समझोगे, ठीक है, चैप्टर के एंड तक इसको आप ध्यान में रखना है ऐसे, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, ठीक है, आगे हम और कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो इस जर्नी में हम जैसे आगे आगे मूव करेंगे, आई वुड लाइक टू हियर योर फीडबैक्स, ठीक है। आपके कमेंट्स आप ज़रूर लिखना, ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा या फिर इसमें हम कैसे इंप्रूवमेंट्स ला सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग मेंशन करना, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे, थैंक यू।